हाँ जी पे क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बच्चों? हेलो चेक, बेटा आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। हम्म। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था टॉपिक के कैसे हम डिफरेंट मिक्सचर्स को, इम्प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। और उसमें हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस हमारा आया था इवेपोरेशन। जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आया था वो था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। और थर्ड प्रोसेस जो हमने पढ़ा था सेपरेट करने का मिक्सचर्स को, वो था सेपरेटिंग फनल। अब हम अगला मेथड करने जा रहे हैं जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसका नाम है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिससे आप सेपरेट करते हैं सब्लिमेट को, मतलब जो चीज वेपर में कन्वर्ट हो सकती है, फ्रॉम नॉन सब्लिमेट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर आप भूल ना गए हो, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से किस में चले जाना, गैस में, या गैस से किस में चले जाना बेटा, कौन से स्टेट में? सॉलिड के अंदर। तो बच्चे जब वर्ड वॉलेटाइल लिखते हैं तो उनको लगता है कि हम लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। इसके अंदर सॉलिड को हम हीट करके गैस में, या गैस को ठंडा करके किस में बदल देते हैं? सॉलिड में बदल देते हैं। लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो सब्लिमेट नहीं करता, इसलिए उसको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो हमारा प्रोसेस में एम क्या है? हम मिक्सचर किसका? अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का सेपरेट करने जा रहे हैं। कैसे? तो आप जरा देखें डायग्राम में। हम एक चाइना डिश लेते हैं। उस चाइना डिश के अंदर हम बेटा क्या ले लेते हैं? मिक्सचर। किसका मिक्सचर ले लेते हैं? अमोनियम क्लोराइड का। साथ में कौन होता है हमारे? सोडियम क्लोराइड। उस मिक्सचर के ऊपर हम एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं और उसके टॉप एंड को हम बेटा किससे कवर कर देते हैं? कॉटन प्लग के साथ, ताकि वेपर हवा में ना उड़ जाए। अब हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक मिक्सचर लिया अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का। उसको हमने इन्वर्टेड फनल से कवर कर दिया, वेट कॉटन प्लग ऊपर लगा दिया, और अब हम इसको बेटा क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो जब हम इस मिक्सचर को बेटा क्या करते हैं? हीट। तो ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है। हीट करने पर सिर्फ अमोनियम क्लोराइड सबलाइम कर जाता है। सबलाइम का बेटा मतलब होता है सॉलिड से किस में आ जाता है? गैस में या वेपर में। तो ये देखो बेटा, ये वेपर निकल रहे हैं बेटा, किसके? अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स निकल रहे हैं। और ये धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा? राइज करते हैं ऐसे करके। लेकिन थोड़ी देर के बाद ऊपर मूव करने के बाद वेट कॉटन प्लग इन वेपर्स को ठंडा कर देती है, और यही वेपर नीचे आके फनल की अंदर की वॉल के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, और वो दोबारा सबलाइम करने लग जाते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर।
और ये स्टिक कर जाते हैं फनल की अंदर की वॉल के साथ। जो लेफ्ट बिहाइंड होता है वो है चाइना डिश, दैट इज सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले मिक्सचर में से अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होके वेपर बनाता है। वो वेपर्स बेटा राइज करते हैं, पीछे कौन रह जाता है? सोडियम क्लोराइड सॉलिड रह जाता है, क्योंकि वो नॉन सब्लिमेट है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। बाद में यही वेपर्स ऊपर राइज करके वेट कॉटन प्लग से स्ट्राइक करके नीचे गिरते हैं, नीचे आते हैं और वो फनल की अंदर की वॉल के साथ बेटा क्या कर जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि दे सबलाइन बैक फ्रॉम गैस टू, है ना, आप देख सकते हैं ना बेटा, दे सबलाइन बैक। व्हेन दे सबलाइन बैक तो बेटा वो गैसियस स्टेट से किस स्टेट में आ जाते हैं? सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, एंड दे स्टिक टू द इनर वॉल ऑफ द फनल। और लेफ्ट बिहाइंड चाइना डिश में क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा और कौन कौन से सब्सटेंसेस को आप सबलाइन करके अलग कर सकते हैं? वो है बेटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है बेटा? नैफ्थलीन, है ना। अगर आपने देखा होगा बेटा, नैफ्थलीन की बॉल्स जो है बेटा वो विंटर क्लोथ्स के साथ रखी जाती है। ये नैफ्थलीन की बॉल्स यूरिनल में भी रखी जाती है, ये व्हाइट कलर की होती है। देन आयोडीन के वेपर्स, कैम्फर, बेटा इसको हिंदी में हम कपूर कहते हैं, जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, जोत जगाने में काम आता है। तो ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो सबलाइन कर सकते हैं, जो डायरेक्टली सॉलिड से किसमें बदल सकते हैं? गैसियस स्टेट के अंदर बदल सकते हैं। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट जो बेटा हमारा मेथड है, फिजिकल प्रोसेस है मिक्सचर्स को सेपरेट करने वाला, वो बेटा कौन सा है? क्रोमैटोग्राफी। मैं आपको बता दूं, ये अभी तक की साइंस का वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है मिक्सचर्स को सेपरेट करने का। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या सल्यूट जो सेम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं बड़े कम अमाउंट के अंदर, उनको भी अलग कर सकता है। बाकी प्रोसेसेस कहते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट ज्यादा हो, बराबर हो, 50-50% हो, 40-60 हो, 30-70 हो, 80-10, 80-20 हो, तो सेपरेट करने में काम आता है। लेकिन बेटा क्रोमैटोग्राफी तो माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर भी पार्टिकल्स को या सल्यूट को अलग कर सकता है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। इसमें हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं? टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स, किसके बेटा? डाई के। सर क्या मतलब? बेटा इससे पहले आपने एक मेथड किया था इवेपोरेशन, जिसमें आपने इंक के अंदर किसको अलग किया था? डाई और पानी को। मतलब आपने इंक में से पानी हटा दिया। अगर आपने इंक में से पानी हटा दिया तो बेटा आपके पास कलर्ड कंपोनेंट क्या बचा? डाई। अब आप इस डाई के अंदर के कंपोनेंट्स को अलग करने वाले हो, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना कि सर ओहो मैंने तो इंक वाले के लिए क्रोमैटोग्राफी लिख दिया, तो बेटा वो गलत हो जाएगा। तो इवेपोरेशन इंक में से पानी हटाती है, जिसकी वजह से डाई बचती है, और डाई के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए बेटा हमारे पास कौन सा मेथड है? दैट इज क्रोमैटोग्राफी। तो जरा देखते हैं बेटा आगे हम इसको कैसे करते हैं। तो बेटा हमारे पास
प्रोसीजर क्या है, कहता है क्रोमैटोग्राफी पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर एक इंक का स्पॉट मार्क कर दीजिए। इंक का स्पॉट लगाने के बाद उसको सुखा दीजिए। बेटा ड्राई करने से वाटर बेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कहते हैं बाद में आप उस पेपर को एक जार में रखिए जिसके अंदर पानी होता है, और ध्यान रखिएगा बेटा पेपर का सिर्फ टिप पानी को टच करना चाहिए। आई रिपीट, आपको पेपर को पूरा पानी में नहीं डुबोना, आपको पेपर का सिर्फ टिप जो होगा वो पानी के साथ टच करना चाहिए, और ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा। ये देखो बेटा, हमने ये लिया क्रोमैटोग्राफिक पेपर और हमने उसके ऊपर एक इंक का स्पॉट मार्क कर दिया। लेट्स सपोज हमने बेटा कौन सी इंक ले ली, रेड इंक। अब रेड इंक मार्क करने के बाद हमने बेटा उसको सुखा दिया, ड्राई कर दिया, और ड्राई करने के बाद उसको एक जार में प्लेस किया जिसके अंदर पानी है, और आप देख लीजिए बेटा ये टिप सिर्फ पानी को टच करेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं जब वाटर लेवल टच करता है क्रोमैटोग्राफिक पेपर को तो वाटर क्रोमैटोग्राफिक पेपर में राइज करता है, क्योंकि क्रोमैटोग्राफिक पेपर के अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं, कैपिलरीज, और वो कहां तक पहुंच जाता है, डाई के स्पॉट में। अब जरा बेटा इस डायग्राम पे आ जाओ वापस। अब देखो ध्यान से, जैसे ही पानी टच करेगा पानी राइज करके इस डाई के पास आ जाएगा। अब कहते हैं वाटर सेपरेट कर देगा सारे कलर्ड कंपोनेंट्स को जो डाई के अंदर प्रेजेंट हो। अब मान लीजिए अगर बेटा ये रेड डाई है तो इसके अंदर जो जो कलर होंगे, लेट्स सपोज इसके अंदर एक ग्रीन कलर है तो वो थोड़ा सा राइज कर जाएगा। लेट्स सपोज इसके अंदर एक और कलर है रेड, वो ज्यादा राइज कर जाएगा। लेट्स सपोज इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक डाई भी मिक्स है, ब्लैक डाई, तो बेटा वो भी थोड़ी सी क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। मतलब ये मत सोचना कि बेटा डाई जो होती है वो एक सिंगल कलर की होती है, नो बेटा डाई इज mixture of different colors to give one color। तो बेटा जो रेड डाई है, रेड डाई के अंदर सिर्फ रेड कलर नहीं होता बेटा, रेड डाई के अंदर मिक्सचर ऑफ अदर कलर्स होते हैं जो मिलाकर बेटा कौन सा रंग देते हैं, लाल रंग देते हैं। तो जब हम कोई स्पेशली गर्ल्स फीमेल्स जब बेटा वो कोई कपड़ा टेलर के पास स्टिच करवाने से पहले डाई कराती हैं, जैसे चुन्नी डाई कराती हैं, तो बेटा जो डायर होता है ना वो अलग अलग रंगों को मिक्स करके एक सिंगल रंग बनाता है। सेम चीज बेटा यहां पर डाई के साथ हो रही है। तो आप देख सकते हैं जिसका कलर सबसे ज्यादा राइज करेगा, कहता था कलर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सबसे ज्यादा फास्ट राइज करता है, बाकी जो होते हैं वो कम राइज करते हैं। दिस इज हाउ ऑल कलर्स गेट सेपरेटेड। तो ये देखो बेटा, जैसे अब यहां पर देखो, ये देखो इंक है, तो ये वाला कलर सबसे ज्यादा है इसलिए बेटा इसका ये सबसे जल्दी राइज करेगा, और अलग अलग कलर जो है वो धीरे धीरे राइज कर रहे हैं। ये कोई भी कलर का हो सकता है बेटा। तो मेरा कहना ये है कि कोई पर्टिकुलर डाई जो होती है वो एक सिंगल कलर देती तो है, पर वो बनी होती है मिक्सचर ऑफ कलर्स की, जिनको हम क्रोमैटोग्राफी से क्या करते हैं बेटा, अलग कर देते हैं। तो ये एक डायग्राम है क्रोमैटोग्राफी का जो काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा क्रोमैटोग्राफी का फायदा क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया
कि कोई भी चीज, कोई भी सल्यूट माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर भी अगर प्रेजेंट हो एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। ये खास बात है क्रोमैटोग्राफी की। इस वजह से क्रोमैटोग्राफी के बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे बेटा कौन कौन से केमिकल्स या मेडिसिन्स या ड्रग्स किसी की बॉडी के अंदर ब्लड में डिसॉल्व है, बेटा वो भी पता लगाया जा सकता है। क्योंकि बेटा जो लोग खतरनाक या गंदे केमिकल्स या ड्रग्स लेते हैं, बेटा वो बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, तो बेटा क्रोमैटोग्राफी उतनी सी कम क्वांटिटी जो है वो भी पता लगा लेती है। कलर्स ऑफ फ्लावर पेटल, आपको पता है किसी फूल के जो कलर होते हैं, रंग होते हैं उसकी पत्तियों के, उनको भी हम अलग कर सकते हैं क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से। आपको पता है जो पेंट होती हैं, जो हमारे घरों में पेंट्स होती हैं, उसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, उनको भी हम क्रोमैटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। कितना जबरदस्त बेटा प्रोसेस है क्रोमैटोग्राफी। बेटा डिस्टिलेशन, जो आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसके अंदर हम किनको अलग करते हैं? मिसिबल लिक्विड्स को। सर मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, मिक्स या क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आपको इनको अलग करना है। सर किस बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सर कैसे करेंगे? ये देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? ज्यादा। जैसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ए का हम कितना लेंगे? 100 डिग्री, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी बेटा हम कितना लेंगे? 150 डिग्री, और दोनों को इसमें प्लेस कर देंगे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। ये देखो बेटा डायग्राम में, ये रहा हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क, है ना। इसके अंदर हमने क्या ले लिया? मिक्सचर ले लिया। यहां पर हमने किसका एग्जांपल लिया हुआ है? एसीटोन एंड वाटर का। लेकिन बेटा हम यहाँ पे कौन ले रहे हैं? लिक्विड्स ए और लिक्विड बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और बी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना हो गया? 150 डिग्री। कहते हैं इन दोनों मिक्सचर्स के साथ आप एक थर्मोमीटर भी अटैच कर दीजिए। ये देखिए बेटा डायग्राम के अंदर ये रहा थर्मोमीटर, और इस राउंड बॉटम फ्लास्क को आप एक डिलीवरी ट्यूब के साथ अटैच कर दीजिए। ये देखो बेटा ये है डिलीवरी ट्यूब। ये हो गई हमारी डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि डिलीवरी ट्यूब को बेटा हम एक कंडेंसिंग यूनिट से पास कर रहे हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो बेटा ये पूरा कंडेंसिंग यूनिट है। इस कंडेंसिंग यूनिट के अंदर ठंडा पानी होता है। तो ये हमारा बन जाता है बेटा डायग्राम और प्रोसीजर इस मिक्सचर को अलग करने का। और बेटा हम बाद में इस मिक्सचर को बेटा क्या करते हैं? हीट। और याद रखना टेम्परेचर कितना रख रहे हैं हम? 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी सबसे ज्यादा है। देन हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर हीट करने का जो 110 डिग्री है, और उससे कम है बॉइलिंग पॉइंट किसका? ए का।
अगर बेटा हम नीचे थर्मामीटर में टेम्परेचर जो है कितना सेट कर दे, 110 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है ऐसा कौन सा लिक्विड होगा जो वेपर में जो बॉईल करना शुरू कर देगा? कौन सा बेटा? 110 डिग्री पे तो सर 100 डिग्री पे तो वाटर हो जाएगा ना बेटा हमने कोई नाम नहीं लिया अभी, हम सिर्फ ये पूछे कि ए एंड बी में से कौन सा होगा जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बॉईल करना शुरू कर देगा। ए का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा और बी का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों में से कौन बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट? वेरी गुड, ए वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए लिक्विड के वेपर्स बेटा किससे पास करेंगे? कंडेंसिंग यूनिट से, और बेटा वो ठंडे होके यहां पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या था? कम था। तो याद रखना, जो भी दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट होंगे, टेम्परेचर आप उतना सेट करना कि कम वाले बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। आई रिपीट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है उससे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ताकि लो बॉइलिंग पॉइंट वाला आराम से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे बेटा इस मिक्सचर के अंदर हमारे पास एसीटोन है और पानी है, तो बेटा अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का बेटा कम होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसका? पानी का। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 80 डिग्री के आसपास है, पानी का बेटा कितना है? 100 डिग्री के आसपास। तो बेटा मैं टेम्परेचर कितना सेट करके रखूंगा? 80 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, ताकि सिर्फ एसीटोन, यस वेरी गुड, 85 कर लीजिए या फिर 90 कर लीजिए। उससे बेटा क्या बेनिफिट होगा? सिर्फ एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होगा, बाकी कोई भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को हम वेपर में कन्वर्ट करके दूसरे कंटेनर में ठंडा कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं। तो बेटा फ्लास्क में कौन रह जाएगा? बी, लिक्विड बी। और बेटा दूसरे वाले जार में कौन आ जाएगा? लिक्विड ए। तो आपको बेटा डायग्राम कॉपी करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम एंड क्वेश्चन आंसर। तो ये था बेटा हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इसके अंदर हम कौन कौन से लिक्विड्स को बेटा सेपरेट कर सकते हैं? अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, कहते हैं हीट करने पर मिक्सचर को आप टेम्परेचर मेंटेन कीजिए स्लाइटली अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। बेटा वो कितना है? 105 डिग्री या फिर 110 डिग्री। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सिर्फ लिक्विड ए बेटा बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और फिर यही वेपर ए के पास करेंगे थ्रू कंडेंसिंग यूनिट, और कंडेंस करके ठंडा होकर लिक्विड ए एक सेपरेट जार में दे देंगे, और लिक्विड बी जो है वो बॉटम फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा। लेकिन कभी कभार बेटा ऐसा भी होता है कि दो लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है बेटा वो बहुत कम होता है, स्पेशली अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो या 25 केल्विन से कम हो। तो सर फिर हम क्या करें? बेटा उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर,
तो बेटा आप सिंपल डिस्टिलेशन कर दो। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है बेटा बहुत कम है, तो बेटा हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर कितना कम होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस तक या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो आप डिस्टिलेशन कीजिए। तो बेटा दोनों में डिफरेंस पता लगा कि डिस्टिलेशन उनमें होता है जिनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस दो लिक्विड्स में ज्यादा हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन मिक्सेबल लिक्विड्स को यूज किया जाता है सेपरेट करने में जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होना चाहिए, 20-25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। सर फिर इसमें क्या खास बात है, इसमें बेटा खास बात ये होती है कि हम इसके अंदर एक अलग से सेपरेट कॉलम जोड़ते हैं जिसका नाम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये अलग से जुड़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो बेटा हमारा एम क्या है, हम दो मिक्सेबल लिक्विड्स अल्कोहल और पानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम है उनको अलग करने जा रहे हैं। सर वो कैसे, बेटा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों को हमने कोनिकल फ्लास्क में ले लिया। ये देखो बेटा नीचे कोनिकल फ्लास्क, मिक्सचर किसका मिक्सचर है, अल्कोहल प्लस पानी का मिक्सचर है। अब हमने इसके साथ क्या अटैच किया, एक थर्मामीटर। ये देखो बेटा ऊपर है, कॉर्क लेबल करने की जरूरत नहीं है आपको, एंड एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसको बेटा हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगेन क्लैंप लेबल करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर छोटी छोटी ग्लास बीड्स होती हैं, आप देख सकते हो ना बेटा इसके अंदर छोटी छोटी ग्लास बीड्स हैं। सर इनसे क्या होता है बेटा, इनसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कंडेंसिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। और अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर को हीट। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर हम मिक्सचर को हीट करेंगे तो हम टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखें? सर 85। वेरी गुड, कितना टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, 85 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस रखता हूं कंट्रोल करके, तो कौन सा लिक्विड बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? सर मिक्सचर ऑफ, नॉट मिक्सचर। कौन कन्वर्ट होगा, उनमें से कोई एक कन्वर्ट होगा मिक्सचर में से। सर कौन? आवाज नहीं आ रही बेटा। कौन कन्वर्ट होगा वेपर में? सिर्फ अल्कोहल। वेरी गुड। वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? सिर्फ अल्कोहल कन्वर्ट होगा। और बेटा वो वेपर में राइज करके वेपर जाएंगे, ग्लास बीड से भी फॉलो करेंगे और फिर वो कंडेंसिंग यूनिट में आके वो बेटा दूसरे जार में आ जाएंगे और अल्कोहल हमको दूसरे वाले जार में मिल जाएगा। इससे कंडेंसिंग फास्ट हो जाती है। और मिक्सचर में पीछे कौन रह जाएगा? लेफ्ट बिहाइंड बेटा कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक बार देखते हैं, फिर हम डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। कहते हैं हम मिक्सचर को हीट करते हैं ताकि टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखें, 85 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है, सिर्फ अल्कोहल बॉईल करके वेपर में कन्वर्ट होगा, पानी पीछे रह जाएगा। ये वेपर्स जब अल्कोहल के पास होंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, जो रैपिड कंडेंसिंग में मदद करता है, तो बेटा उससे कंडेंसिंग जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? फास्ट।
ठीक है, और अल्कोहल कंडेंस करके लिक्विड में आ जाएगा दूसरे जार के अंदर। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बेटा अलग की जाती हैं? पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं। सर पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है? पेट्रोलियम से हमको मिलता है पेट्रोल, हमको मिलता है डीजल, हमको मिलता है केरोसिन, हमको बहुत कुछ मिलता है, केरोसिन ऑयल। इन सबको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से ऑब्टेन कर लेते हैं। लिक्विड एयर से हम नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आर्गन गैस अलग कर सकते हैं। ये एयर को लिक्विड में बदल के हम उनको अलग कर सकते हैं। तो लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही सब टॉपिक है, जिसके अंदर हम लिक्विड एयर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने वाले हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस। तो इन गैसेस को एयर से अलग कैसे करें? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। सर वो कैसे? एम क्या है? टू सेपरेट वेरियस गैसेस जो एयर में होती हैं। कैसे लेते प्रोसीजर? आप बहुत ज्यादा अमाउंट एयर का ले लीजिए, उसको कंप्रेस कर दीजिए। सर कंप्रेस कैसे करें? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड ठंडा करके। वो कैसे? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सर किसके अंदर? एक बहुत ही बड़े फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। सबसे पहले तो आप हवा को कंप्रेस करके एक टावर में, एक कॉलम में कलेक्ट कर लीजिए और टेम्परेचर बहुत लो कर दीजिए। सर इससे क्या होगा? अब जरा देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसके अंदर हमने एयर को बेटा यहां से हमारी फिल्टर एयर का मतलब है क्लीन एयर आती है, डस्ट पार्टिकल नहीं आएंगे। उस एयर को हम यहां पे जाके बेटा क्या कर देते हैं? हाई प्रेशर लगा देते हैं। हाई प्रेशर से ये एयर पहले से गर्म हो जाती है, फिर गर्म होने के बाद उसको हम इस चेंबर में से पास करते हैं जहां पे बेटा टेम्परेचर बहुत लो होता है, लो टेम्परेचर। सर वो कैसे? क्योंकि ठंडा पानी इस कॉलम में से जा रहा होता है। ये ठंडा पानी एयर को बेटा क्या कर देता है? कूल कर देता है। गर्म से क्या कर देता है? कूल। अब इस ठंडी कंप्रेस्ड एयर को, है ना, हम बेटा कहां पे ले जाते हैं? सेपरेटर में। यहां पर ये एयर किस फॉर्म के अंदर होती है? लिक्विड एयर के फॉर्म के अंदर आ जाती है। अब ये लिक्विड एयर को हम क्या करते हैं? हल्का सा शुरू करते हैं हम वार्म करना। अलग अलग गैसेस अलग अलग होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे आर्गन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या मिल जाती है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। हालांकि बेटा ये वाला चार्ट आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। अब देखो बेटा क्या होता है ऑब्जर्वेशन। कहते हैं लार्ज अमाउंट एयर को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और ठंडा करते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इससे हवा जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बदल जाती है। धीरे धीरे इस लिक्विड एयर को हम वार्म करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग गैसेस बॉइल करती हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, और वो अलग अलग हाइट पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के हमको मिल जाती हैं।
कहते हैं जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले मिलती है और बॉटम में मिलती है, और जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमें कॉलम के कहां मिलती है, टॉप पे मिलती है। तो बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्कूल में एग्जाम्स में इसका फ्लो चार्ट जरूर पूछा जाता है। ये है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फ्लो चार्ट। कैसे, ये देखो बेटा, पहले आप क्या लेंगे, एयर, उसको हम क्या करेंगे बेटा, कंप्रेस, और क्या करेंगे बेटा, कूल। कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये एयर किसमें बदल जाएगी, लिक्विड एयर में। फिर इसको हम क्या करेंगे, वार्म, धीरे धीरे, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर अलग अलग हाइट पर हमें अलग अलग गैसेस मिल जाती है। और ये देखो बेटा, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी अप्रॉक्स परसेंटेज हमें बेटा कितनी मिलती है, 21%। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस है, जो अप्रोक्सीमेटली बेटा कितनी मिलती है हमें, 0.9%। और बेटा नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, जो हमको अप्रोक्सीमेटली बेटा कितनी मिलती है, 78%। तो ये फ्लो चार्ट बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 to 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट। तो आप इनमें से जो चीज कॉपी करनी है आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम अपना एक लास्ट प्रोसेस पढ़ेंगे मिक्सचर्स को सेपरेट करने का, और हो सकता है कि अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।